नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देख रहे हैं कि रेशम की विशेषताएं क्या होती हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम रेशम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और आज हम देखेंगे रेशम की विशेषताएँ। रेशम की विशेषताएँ हम दो आधार पर देखेंगे। पहला जो है वो है भौतिक आधार, भौतिक विशेषताएं जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और सेकंड विशेषताएं जो हम देखेंगे वो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर देखेंगे, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रासायनिक विशेषताएं और भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि जो रेशम की भौतिक विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे रेशम की रासायनिक विशेषताएं। अगर रेशम के हम संगठन की बात करें, रेशम के कंपोजिशन की अगर हम बात करें, तो रेशम क्या है? प्रोटीन प्रधान रेशा है। ठीक है, रेशम प्रोटीन प्रधान रेशा है। वैसे प्राणिज जगत से हमें जो जो रेशा मिलेगा वो प्रोटीन प्रधान रेशा ही होगा। इससे पहले वाले वीडियोस जो हमने देखी थी, ऊन पढ़ा था, ऊन भी हमने देखा था कि ऊन क्या है? प्रोटीन प्रधान रेशा है। और ऊन में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? केराटिन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। प्राणिज जगत से हमें ऊन मिलता है और ऊन भी प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। उसी तरीके से जो रेशम है, रेशम भी प्रोटीन प्रधान रेशा है। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और सेरिसिन गोद पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन और सेरिसन गोद पाया जाता है प्रोटीन रेशम में। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, जो रेशम है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अतिरिक्त प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, जो रेशम का रेशा है इसमें प्रोटीन पाया जा रहा है, तो प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन ही है। तो इसमें किस किस की मात्रा पाई जाएगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से जब हम रेशम को देखते हैं तो इसका रचना और रूप हमको कैसे दिखता है? इसका रचना और रूप हमें अगर जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उससे देखने पर हमें रेशम का जो रेशा दिखता है वो चिकना दिखता है, कोमल। वो दो अलग अलग रेशों से बना है ऐसा दिखता है। ठीक है, रेशों से बना है ऐसा दिखता है। दो अलग अलग रेशों से बना है ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि हमने जो देखा था, जो बोम्बैक्स मोरी का कीड़ा है, रेशम का जो कीड़ा है, उसके मुंह के सामने दो ग्रंथियां होती हैं जिससे वो लार निकालता है। तो दो ग्रंथियां हैं, तो इसका मतलब जो रेशा निकल रहा है वो दो रूपों में निकल रहा है, दो लाइंस में निकल रहा है। इसीलिए हमें ये दो अलग अलग रेशों से बना हुआ रेशा दिखता है जब हम इसको बारीक सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन जब हम इनको सीधे देखते हैं, नंगी आंखों से देखते हैं, तो उस वक्त ये हमको नॉर्मल दिखता है। उस टाइम पे हमको दो रेशों से बना हुआ जैसा ये नहीं दिखता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि दो रेशों से बना है। ठीक है, और इसका व्यास कितना होता है? इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 0059.0059 से 0.00118 इंच होता है। ठीक है, जो रेशम के रेशे का व्यास या डायमीटर है वो कितना है? 0.0059 से 0.00118 इंच तक इसका व्यास होता है। और रेशम के रेशे की जो लंबाई है वो कितनी होती है? रेशम के रेशे की लंबाई 1200 से 4000 फीट तक होती है। ठीक है, 4000 फीट तक होती है। और कहीं कहीं पे ये लंबाई इससे भी अधिक देखने को मिलती है। और इसके रेशों में कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इतने लंबे रेशे हैं तो इनमें कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही सीधे हो जाते हैं, कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये इतने लंबे रेशे हैं। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है रेशम, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो ये इतना लंबा है, तो इसलिए इसमें कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। और रेशम के रेशे में चमक कैसी होती है? इसमें चमक अत्यधिक होती है, अत्यधिक प्राकृतिक चमक होती है। नेचुरल ही इसमें कुछ चमक होती है। इसमें चमक लाने के लिए हमें कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। अत्यधिक प्राकृतिक चमक होती है इसमें। और इसमें जो सेरिसिन गोंद होता है, गोंद हटा देने से इसकी चमक और अधिक बढ़ जाती है। हटाने से इसकी चमक और बढ़ जाती है। ठीक है, चमक बढ़ जाती है। ठीक है, अगर जब हम इसका जो गोंद, सेरिसिन गोंद है, उसको हटा देंगे तो रेशम के रेशे की जो चमक है वो और अधिक बढ़ जाएगी। जो रेशम का रेशा है, इसमें प्रत्यास्थता क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, परंतु ऊनी रेशों से कम पाई जाती है। ठीक है, ऊनी रेशों से कम पाई जाती है। इसमें जो प्रत्यास्थता है, ऊनी रेशों में इससे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है, रेशम के रेशों में कम पाई जाती है। और प्रतिस्कंदता का गुण इसमें कैसा है? प्रतिस्कंदता यानी कि रेजिलियंसी। रेजिलियंसी क्या होती है? खींचने के बाद अपने पूर्व आकृति में आ जाना ही रेजिलियंसी कहलाता है। तो रेशम के रेशों में जो रेजिलियंसी होती है, इसमें ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है रेजिलियंसी के गुण के आधार पर। और प्रथम स्थान पर कौन आता है? ऊनी रेशे आते हैं। ऊनी रेशों में इससे अधिक रेजिलियंसी होती है। और जो रेशम का रेशा है, ये रेजिलियंसी यानी कि प्रतिस्कंदता के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। और इसमें सिकन प्रतिरोधक ये कैसा है? सिकन यानी कि जो क्रीज होते हैं, ये इसमें कैसे पड़ते हैं? प्रतिरोधक, रोधकता, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, क्रीज रेजिस्टेंस का जो गुण होता है, इसमें अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा गुण होता है। इसमें जो क्रीज है वो जल्दी नहीं पड़ते हैं। और जो क्रीज है इस रेशे में जल्दी नहीं पड़ता है। ठीक है, हम इसको कैसे भी धो सकते हैं, ब्रश के माध्यम से धो सकते हैं, या इसको निचोड़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें जो वो है, सिकन है, क्रीज है, वो ईजिली नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसमें जो आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता होती है, आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, मॉइस्चर रिगेनिंग की जो इसमें एबिलिटी होती है, वो कितनी होती है? 10% तक होती है। ठीक है, ये अपने में पानी को कितना सोख पाता है? 10% पानी को ये अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, आर्द्रता यानी कि नमी को अपने अंदर ये 10% तक सोख सकता है। और इसके अतिरिक्त इसकी सफाई और धुलाई कैसे की जा सकती है? सफाई एवं धुलाई अत्यधिक सतर्कता से करने की ज़रूरत होती है। सतर्कता की ज़रूरत होती है। और इसमें रगड़ का प्रभाव क्या होता है? हानिकारक पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। और धूप और प्रकाश का प्रभाव भी इसमें हानिकारक पड़ता है। अगर लंबे समय तक हम रेशम के रेशों को धूप में रख देते हैं तो वो पीले हो जाते हैं। ठीक है, धूप और प्रकाश का प्रभाव इस पर हानिकारक पड़ता है। और लंबे समय तक अगर धूप में रख दिया जाए तो इसके रेशे जो होंगे वो पीले पड़ जाएंगे।
ये हमने देख लिया रेशम की भौतिक विशेषताएं, रेशम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो हमने रेशम का जो संगठन देखा, रेशम का संगठन क्या है, ये प्रोटीन प्रधान रेशा है। और ऊन भी हमें पता है कि ये प्रोटीन प्रधान रेशा है और ऊन में केराटिन पाया जाता है। वैसे ही जो रेशम है ये भी प्रोटीन प्रधान रेशा है और इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और सेरिसिन गोंद पाया जाता है। ठीक है, सेरिसिन गोंद पाया जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है रेशम में। अगर जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से इसकी रचना देखते हैं रेशम की रेशे की, तो ये हमको कैसे दिखते हैं, चिकने, कोमल और दो अलग अलग रेशों से बना हुआ ऐसा लगता है। इसका रेशा जो लगेगा जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि ये दो अलग अलग रेशों से बना है। दो अलग अलग रेशों से बना है ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि हमें पता है जो बॉम्बैक्स मोरी का कीड़ा है उसके मुंह के सामने दो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से जो लार निकलता है उसी से हमारा रेशम बनता है। तो दो ग्रंथियों से लार निकल रहा है, तो आपस में जब दो अलग अलग लार चिपकेगी तो उसी से वो रेशा क्या बन जाएगा, दो अलग अलग रेशों से बना हुआ ऐसा लगेगा। ठीक है, इसका व्यास या डायमीटर कितना होता है, 0.0059 से 0.00118 इंच तक इसका डायमीटर होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 1200 से 4000 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और इसके रेशों में कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऊनी रेशों में हमने देखा कि उसमें कंघी करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो काफ़ी छोटे रेशे होते हैं। लेकिन जो रेशम के रेशे हैं इसमें कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट हम किसे कहते हैं, जो रेशे लंबे होते हैं, और जो रेशे छोटे होते हैं उनको हम स्टेपल बोलते हैं। तो जो रेशम है वो क्या है, प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा है जिसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं। इसमें चमक कैसी होती है, अत्यधिक प्राकृतिक चमक होती है। इसमें जो प्रकृति नेचुरल तरीके से इसमें चमक होती है, चमक लाने के लिए हमें रेशम में कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम इसमें से सेरिसिन गोंद को हटा देते हैं तो इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें प्रत्यास्थता और इलास्टिसिटी का कैसा प्रभाव पाया जाता है, इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। इलास्टिसिटी का गुण रेशम के रेशे में पाया जाता है, लेकिन ऊनी रेशों से कम पाया जाता है। ठीक है, ऊनी रेशों के मुकाबले जो रेशम का रेशा है इसमें प्रत्यास्थता कम होगी। और प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी का जो प्रभाव है वो रेशम के रेशों में कैसा होता है, उसके रेजिलेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो रेशम के रेशा दूसरे स्थान पर आता है और प्रथम स्थान पर रेजिलेंसी के गुण में ऊनी रेशा आता है। हम कितना भी ऊनी वस्त्र को खींच ले, कितने भी आकृति में डाल ले, बड़ा आदमी पहन ले, छोटा आदमी उसी स्वेटर को पहन ले, तो वो उस आकार में ढल जाते हैं। लेकिन जो रेशम का रेशा है इससे बने कपड़ों को अगर हम किसी बड़े साइज वाले व्यक्ति को छोटा कपड़ा पहनाना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएगा। इसलिए इसमें जो प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी का गुण है वो तो है, दूसरे स्थान पे आ रहा है, बट ऊनी रेशों से कम है। ठीक है, सिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंस का जो गुण है इसमें अच्छा गुण होता है। इसमें ईजिली क्रीज नहीं पड़ती, हम इसको निचोड़ सकते हैं, रगड़ के धो सकते हैं और लटका के सुखा सकते हैं। हमें पता है कि हम ऊनी कपड़ों को लटका के नहीं सुखा सकते हैं, उस पर ब्रश का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोई भी ब्लीच उसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रेशम का रेशा है इसमें हम ये सारी चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो सिकन प्रतिरोधी का गुण है वो अच्छा होता है। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता, यानी कि इसको नमी को सोखने की इसमें जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 10% तक होती है। ठीक है, 10% ये अपने में पानी को सोख सकता है। और सफाई एवं धुलाई में इसमें अत्यधिक सतर्कता की ज़रूरत पड़ती है। अत्यधिक सतर्कता की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये चिकना है, मुलायम है, इसका टेक्सचर ख़राब ना हो, इसलिए हम इसकी धुलाई थोड़ी सतर्कता से करते हैं। रगड़ का प्रभाव, इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, रगड़ हम इसको नहीं सकते हैं। और धूप और प्रकाश का प्रभाव भी इस पर हानिकारक पड़ता है। अगर हम इसके रेशों को अधिक देर तक धूप में रख दें तो वो पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने रेशम की भौतिक विशेषताएं। अब हम देखेंगे रेशम की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक विशेषताएं देख ली, अब देख रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज रेशम की क्या है। अब हम बात कर रहे हैं रेशम की रासायनिक विशेषता के बारे में। अगर रेशम की रासायनिक विशेषता की हम बात करें तो इसमें अम्ल का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ता है, इसमें जो अकार्बनिक अम्ल होता है उसका प्रभाव हानिकारक पड़ता है। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है रेशम के रेशों के लिए।
और जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अतिरिक्त नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सननाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव जो रेशम के रेशे हैं उन पर हानिकारक पड़ता है। ठीक है, अकार्बनिक अम्लों का उपयोग हमें रेशम के रेशों पे नहीं करना चाहिए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका प्रभाव रेशम के रेशों पे क्या पड़ेगा? हानिकारक पड़ेगा। लेकिन जो रेशम के लिए जो लाभदायक अम्ल है वो कौन सा है? जो रेशम के रेशों को स्वस्थ रखेगा। इसके लिए हमें, और इसमें कार्बनिक अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है रेशम के रेशों में। कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर्मिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक आदि का प्रभाव जो होता है रेशम के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और क्षार का प्रभाव, एल्कलाइन क्षार का प्रभाव भी रेशम के रेशों के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, जो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं उनके लिए जो अम्ल होता है, अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है और क्षार का प्रभाव प्रोटीन जगत के रेशों के लिए हानिकारक होता है। तो हमें पता है जो रेशम है वो भी प्रोटीन जगत का रेशा है, इसलिए इसके में भी जो क्षार का प्रभाव है, एल्कलाइन का जो प्रभाव है वो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। रंगों पर प्रभाव, रंगों का प्रभाव इसमें कैसा पड़ता है? रंगों का प्रभाव रेशम के रेशे पर कैसा पड़ता है? इसमें हमें कौन से कलर करने चाहिए? बेसिक कलर करना चाहिए, डायरेक्ट कलर करने चाहिए, और इसके अतिरिक्त हमें इसमें कौन से कलर करने चाहिए? अम्लीय कलर करने चाहिए। ठीक है, अम्लीय रंगों का उपयोग हमें इसके लिए करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए रेशम के रेशों। ठीक है, बेसिक कलर कर सकते हैं, डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, और अम्लीय कलर हम का उपयोग हम रेशम के रेशों के लिए कर सकते हैं। विरंजक का प्रभाव इस पर कैसा पड़ता है? विरंजक का प्रभाव यानी कि ब्लीच का जो प्रभाव है वो रेशम के रेशों पर कैसा पड़ता है? इसमें जो ब्लीच है वो कौन सा करना चाहिए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच करना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का उपयोग करना चाहिए। ब्लीच का उपयोग अच्छा होता है इसके लिए। और इसके लिए कौन सा ब्लीच हानिकारक होता है? क्लोरीन ब्लीच हानिकारक होता है, सोडियम हानिकारक होता है रेशम के लिए, और हाइपोक्लोराइड हानिकारक ब्लीच है। ठीक है, हानिकारक ब्लीच है रेशम के रेशों के लिए। हमें कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का उपयोग करना चाहिए। और कौन सा ब्लीच नहीं करना चाहिए? क्लोरीन, सोडियम और हाइपोक्लोराइड का जो प्रभाव होता है वो प्रोटीन के रेशों पर हानिकारक पड़ता है। और जो रेशम के रेशे होते हैं इस पे पसीने का प्रभाव कैसा पड़ता है? पसीने का प्रभाव यानी कि जो स्वेट होती है, स्वेट का प्रभाव कैसे पड़ता है? हानिकारक पड़ता है। जो पसीना होता है उसका प्रभाव रेशम के रेशों पर हानिकारक पड़ता है, और इससे रेशे कैसे हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि रेशम की रासायनिक विशेषताएं क्या है। इससे पहले हम रेशम की भौतिक विशेषताएं देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं रेशम की रासायनिक विशेषताएं। रेशम पे जो अम्ल का प्रभाव होता है वो कैसा होता है? जो अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव रेशम के लिए हानिकारक पड़ता है। अकार्बनिक अम्ल रेशम के लिए हानिकारक है।
अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल रेशम के लिए कैसे हैं, हानिकारक है। लेकिन रेशम के लिए कौन सा अम्ल अच्छा है, फिर अगर हम उसकी बात करें, अच्छे अम्ल की बात करें, तो इस पर कार्बनिक अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। कार्बनिक अम्ल इसके लिए अच्छे हैं। और कार्बनिक अम्ल कौन से हैं, फॉर्मिक है, स्टेरिक है और टाइट्रिक है और एसिटिक आदि का प्रभाव रेशम के रेशे पर कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है। और क्षार का प्रभाव रेशम के रेशे पर, जो एल्कलाइन का प्रभाव रेशम के रेशे पे कैसा पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और रंगों का प्रभाव, हम कैसे रेशम के रेशों में कैसा कलर कर सकते हैं, तो हम बेसिक कलर कर सकते हैं रेशम के रेशों में, डायरेक्ट कलर कर सकते हैं और अम्लीय रंगों का उपयोग हम रेशम के रेशों में कर सकते हैं। व्यंजक का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव रेशम के रेशों पे कैसा पड़ता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का उपयोग रेशम के रेशों पर करना चाहिए, ये अच्छा होता है रेशम के रेशों के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच। और कौन सा ब्लीच हमको नहीं करना चाहिए हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हम कौन सा ब्लीच रेशम के रेशों पर नहीं करेंगे, क्लोरीन नहीं करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो ब्लीच है वो रेशम के रेशों के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है, इसका उपयोग हमें रेशम के रेशों पे नहीं करना चाहिए। फिर पसीने का प्रभाव, स्वेट का प्रभाव रेशम के रेशों पर कैसा पड़ता है, तो स्वेट का प्रभाव रेशम के रेशों पर हानिकारक पड़ता है, इससे जो हमारे रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने देख ली रेशम की विशेषताएं, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं दोनों हमने अच्छी तरीके से समझ ली। और यहीं पे आज हमारा रेशम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। रेशम के सारे जो टॉपिक है कवर कर ली, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, इसका उत्पादन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें हमने रेशम से पढ़ ली हैं। और ये रेशम के आज लास्ट वीडियो है, इससे आगे वाली वीडियो में हम दूसरा फाइबर पढ़ेंगे कुछ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।